अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिसेस सीमा। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत अप्रिसिएशन की बात है। हमारे लीनियर ऑपरेटर्स की एक सीरीज़ चल रही है। हमारा आज का थ्योरम भी लीनियर ऑपरेटर से ही रिलेटेड है। हमने लीनियर ऑपरेटर के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, कंटिन्यूस और बाउंडेड भी प्रूव किया है पिछले थ्योरम्स में। हम आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे एवरी लीनियर ऑपरेटर ऑन आ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस इज़ बाउंडेड। पहले हमने लीनियर ऑपरेटर को बाउंडेड भी प्रूव किया हुआ है, कंटिन्यूस भी प्रूव किया हुआ है। लीनियर ऑपरेटर के बारे में बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हैं हमने, लेकिन जो आज हम थ्योरम कर रहे हैं इसमें स्पेशल बात क्या कह रहा है, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। कह रहा है कि हर लीनियर ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड होता है, ये वो बता रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है साथ में, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस की। हम स्टेटमेंट को पहले समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि हर लीनियर ऑपरेटर जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस पे बाउंडेड होता है। अब मैं पहले आपको चीज़ें समझाऊंगी कि लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। लीनियर ऑपरेटर के बारे में तो आप जानते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है इसको, और आप भी लीनियर ऑपरेटर के बारे में तो जानते होंगे कि एन टू एम एक फंक्शन हम बनाते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके उसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करते हैं। अब ये कहता है कि लीनियर ऑपरेटर जो है फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस पे बाउंडेड होता है। तो मैं आपको सारी डेफिनेशन के साथ वन बाय वन समझाऊंगी। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। टू प्रूव दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, कहता है इस इंपॉर्टेंट चीज़ को प्रूव करने के लिए। इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों कह रहे हैं, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से, ये जो इसने इस कंडीशन लगा दी है ना यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस की, इसकी वजह से इसको वो कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेट एन बी अ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। जो बात उसने कही है हम सिर्फ उसी की बात को डिफाइन कर रहे हैं। उसने क्या कहा था कि लीनियर ऑपरेटर किस स्पेस पे, फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस पे। तो हमने क्या किया कि n एक फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस ले लिया है। फाइनाइट डायमेंशनल क्या क्या मतलब होता है, जिसकी बेस जो है वो फाइनाइट हो, मीन्स उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हो, जैसे इसमें E1 से लेकर En तक एलिमेंट है। अब डायमेंशंस क्या होती हैं और बेसिस क्या होती हैं, मैं आपको इनकी डेफिनेशन दिखाती हूँ, समझाती हूँ। बेसिस के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी अच्छे से समझाया था, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ, जो स्टूडेंट्स नो हैं उनके लिए। बेसिस क्या होता है, एक ऐसा सेट, अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक ऐसा सेट स्पैनिंग अ वेक्टर स्पेस V इज़ कॉल्ड अ बेसिस फॉर V। यानी कि कोई सा भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का एक ऐसा सेट जो कि किसी स्पेस को जनरेट करता है, उस स्पेस के लिए क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, उसकी बुनियाद कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आगे मैंने उसकी एक एग्जांपल में लिख दिया है कि E1 E2 E3 हमने 3 वेक्टर्स ले लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो स्पैन किसको कर रहे हैं, R3 को। तो ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। बेसिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट का, तो मैं आपको समझाऊंगी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपका हर चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि जो जो वर्ड हम डेफिनेशन में, थ्योरम में जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हमें उसका पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। अगर बेस का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए बेसिस क्या है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के बारे में होप्स आपको पता होगा, वरना मैं इसकी भी डिटेल्ड वीडियो बना के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मौजूद है कि वेक्टर स्पेस किसे कहते हैं। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। यहाँ पे फील्ड एफ क्या है, स्केलर। फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्केलर होते हैं। वी एक वेक्टर स्पेस है किस पे, एक फील्ड एफ पे। फील्ड क्या होती है, रियल लाइंस आर सी, ये हमारे पास फील्ड होती हैं। द वेक्टर्स v1 v2 सो ऑन vm बिलोंग कर रहे हैं v से, किससे, वेक्टर स्पेस से। आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। किसको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, इन वेक्टर्स को। ये किसके एलिमेंट हैं, वेक्टर स्पेस के। क्या कहते हैं, वी एक वेक्टर स्पेस है किस पे, फील्ड एफ पे। एफ जो है वो आर भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, मीन्स रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। वो कहते हैं इसके एलिमेंट जो हैं, वी के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, किस पर, फील्ड एफ पर। इफ़ के बाद जो बात होती है वो हमारे पास कंडीशन होती है। कहते हैं अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है, जितनी इसकी डायमेंशन है M तक, यानी V के एलिमेंट्स का
और f के एलिमेंट्स का कम्बिनेशन। f के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्केलर्स a1 a2, और v के एलिमेंट्स कौन से हैं? v1 v2 v3 यानी वेक्टर्स। वेक्टर्स का और स्केलर्स का एक ऐसा कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल ए आइज इज इक्वल टू ज़ीरो, जिसमें तमाम स्केलर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, यानी a1 a2 a3 सो ऑन सारे 1 to m तक सारे स्केलर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। देन वी से डैट v1 से लेकर vm तक का जो सेट था वेक्टर्स का इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, यानी वेक्टर्स का और स्केलर्स का एक ऐसा कम्बिनेशन जिसमें तमाम स्केलर्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। फिर हम कहते हैं कि वो सारे वेक्टर्स जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, वो किसी भी स्केलर पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। ये हमारे पास डेफिनेशन है लीनियरली इंडिपेंडेंट की। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने एक सेट ले लिया v। यहाँ पे देखिए मैंने फील्ड को क्या डिफाइन किया r, यानी कि रियल लाइन, और 3 डायमेंशनल ऊपर 3 है, इट्स मीन इसकी 3 डायमेंशनल स्पेस है। ये v1 एलिमेंट कैसा लिया? 1 0 0, 3 डायमेंशनल है ना, इसलिए मैंने इस टाइप का एलिमेंट लिया। v2 v3 3 वेक्टर्स मैंने ले लिए हैं। अब मैंने ये वह कंडीशन क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट की, कि इस वाली कंडीशन को इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है, तो मैंने वो कंडीशन लिख ली। इसमें मैंने v1 v2 और v3 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जब मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट की तो देखिए मेरे पास a1 a2 a3 इक्वल टू ज़ीरो आ गए, मींस तमाम स्केलर्स क्या आ गए हैं? ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो v1 v2 v3 थे वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये जब हमारे पास स्केलर ज़ीरो आ गए हैं तो v1 v2 v3 क्या हो गए हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन। दोबारा देखें बेसिस अब आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, या आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स देखे ना, मींस v1 v2 v3, एक ऐसा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो किसी स्पेस को जनरेट करता है, वो उसकी क्या कहलाता है? बेस। जैसे ये वाला सेट जो है ये किसको जनरेट करता है? R3 को। तो ये R3 की ये एक ऐसा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है जो R3 को जनरेट करता है, तो फिर ये R3 की क्या कहलाता है? बेस। ये स्टैंडर्ड बेस है R3 की। आगे हम देखते हैं डायमेंशन किसे कहते हैं। द डायमेंशन ऑफ लीनियर स्पेस इज डिफाइंड एज द कार्डिनैलिटी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट बेस। उस बेस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उसकी क्या कहलाती हैं? डायमेंशन। ये वो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जो हमारे थ्योरम में यूज़ हो रही थी। इनका कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ होंगी तो ही आपको थ्योरम की समझ आएगी। अब चलते हैं वापस अपने थ्योरम की तरफ। देखिए अब यहाँ पे यही बात वो कह रहा था ना, यहाँ तक हमें समझ थी कि n बी अ फाइनाइट डायमेंशनल। अब हमें डायमेंशन की समझ आ गई, एक ऐसा सेट जो कि इस लीनियर स्पेस को, लीनियर ऑपरेटर को जनरेट कर रहा है। फाइनाइट n भी हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस है। n एक नॉर्म्ड स्पेस है और ये फाइनाइट डायमेंशनल है, मींस इसकी बेसिस जो हैं वो फाइनाइट डायमेंशनल है। तो इसकी बेस क्या होगी फिर? e1 e2 सो ऑन en तक, मींस ये n डायमेंशनल है नॉर्म्ड स्पेस n जो है। बी इट्स बेसिस, ये इसकी बेसिस हैं। आगे क्या कहता है? लेट t फ्रॉम n टू m बी अ लीनियर ऑपरेटर। यहाँ तक अभी हमने खुद से कुछ नहीं किया, सिर्फ जो बातें उसने बताई थी उन्हीं को डिफाइन किया। उसने थ्योरम में कौन सी दो बातें गई थी? लीनियर ऑपरेटर और फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। हमने लीनियर ऑपरेटर ले लिया t जो कि n से m पर है, बी ए लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे n भी क्या है? नॉर्म्ड स्पेस। कौन सी? फाइनाइट डायमेंशनल। और m भी क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस। ये दोनों नॉर्म्ड स्पेसिस हैं और t एक लीनियर ऑपरेटर है। हमने उसकी कही हुई बात डिफाइन कर दी, लीनियर ऑपरेटर डिफाइन कर दिया और फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस डिफाइन कर दी। अब हमने प्रूव क्या करना है? बाउंडेड। बाउंडेड की क्या डेफिनेशन है? बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर हमने लीनियर ऑपरेटर को बाउंडेड प्रूव करना है तो बेसिकली हमें करना क्या है उसमें। ये है हमारे पास डेफिनेशन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। हम पहले अपना कॉन्सेप्ट करते हैं, क्लियर करते हैं कि जो लीनियर ऑपरेटर हमने फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर एक लीनियर ऑपरेटर टी ले लिया, उसको हमने बाउंडेड प्रूव करना है। तो बाउंडेड प्रूव करने के लिए हमें करना क्या है? अ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम n टू m इज सेट टू बी बाउंडेड। कहता है कोई सा भी लीनियर ऑपरेटर है वो कब बाउंडेड कहलाएगा? इफ़ देयर इज़ अ कांस्टेंट k ग्रेटर देन ज़ीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कैसा नंबर? नॉन ज़ीरो पॉजिटिव रियल नंबर। ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, मीन जिसमें ज़ीरो भी शामिल नहीं है और पॉजिटिव साइड सारी शामिल है, नेगेटिव नंबर्स भी शामिल नहीं है। तो ये कैसा कांस्टेंट होगा? पॉजिटिव रियल नंबर होगा, नॉन ज़ीरो, सच डैट
किस तरह का उस कांस्टेंट के साथ टी का लीनियर ऑपरेटर का क्या रिलेशन बनेगा कि जब उसके ऊपर हम नॉर्म अप्लाई करेंगे, नॉर्म टी ऑफ एक्स लेस देन एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ ये जो एक्स एलिमेंट है इसका, इस नॉर्म्ड स्पेस का, नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर लीनियर ऑपरेटर टी अप्लाई किया और नॉर्म्ड टी ऑफ एक्स लेस देन के नॉर्म्ड ऑफ एक्स, यानी कि वो कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस एलिमेंट के साथ, किसके एलिमेंट के साथ, नॉर्म्ड स्पेस के एलिमेंट के साथ। ये वाला रिलेशन अगर डिफाइन हो जाए तो ये लीनियर ऑपरेटर टी क्या है, बाउंडेड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये नॉर्म्ड स्पेस एन के हर एलिमेंट पे ये डेफिनेशन फुलफिल करनी चाहिए कि कांस्टेंट जो है वो उस एलिमेंट के ऊपर नॉर्म्ड अप्लाई करके उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स। ये वाला रिलेशन हमने फुलफिल करना है थ्योरम में, यानी हमें लास्ट पे कोई एक कांस्टेंट नंबर लेके आना है जो कि नॉर्म्ड स्पेस के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये हमारे पास बाउंडेड की डेफिनेशन है, तो यही डेफिनेशन हमने अपने थ्योरम पे अप्लाई करनी है। वापस आ जाते हैं थ्योरम में। लेट टी फ्रॉम एन टू एम बी ए लीनियर ऑपरेटर। टी हमने लीनियर ऑपरेटर भी ले लिया, एन हमने फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म्ड स्पेसिस भी ले ली, जो बातें उसने कही थी वही डिफाइन कर दी। अब हमारे करने का काम क्या है कि हमने इसको, इस लीनियर ऑपरेटर को बाउंडेड प्रूव करना है। तो डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि वो किसका एलिमेंट लेता है, एन का, यानी कि फर्स्ट नॉर्म्ड स्पेस का एलिमेंट लेता है। तो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का एक एलिमेंट ले लिया, लेकिन हम उस एलिमेंट को डिफाइन करेंगे कि वो एलिमेंट किस टाइप का है। ऊपर हम पढ़ रहे हैं बेसिस के बारे में कि वो एक फाइनाइट डायमेंशन नॉर्म्ड स्पेस है, तो जो उसकी फाइनाइट डायमेंशन है, जो उसकी बेसिस हैं, वो उसको एन को जनरेट कर रही हैं, उस नॉर्म्ड स्पेस को। तो वो कैसे जनरेट कर रही हैं, उसके एलिमेंट्स का कम्बिनेशन क्या बन रहा है, एक्स आई ई आई। ई एलिमेंट किसका है, बेस बी का, और एक्स एलिमेंट किसका है, एन का। तो इन दोनों के एलिमेंट्स मिल के, यानी कि वेक्टर्स और स्केलर्स मिल के एन के एलिमेंट्स बना रहे हैं, एक्स आई ई आई। यहाँ पे एक्स क्या है, स्केलर जो कि फील्ड का एलिमेंट होगा, और ई क्या है, इसका एलिमेंट, यानी कि वेक्टर्स जो बेसिस का एलिमेंट है, एक्स आई ई आई। और आई की वजह से समेशन आई फ्रॉम 1 टू एम या 1 टू एन, कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक फाइनाइट डायमेंशनल है। ये हमने किसको डिफाइन किया है, एक्स को, जो कि एन का एलिमेंट था। ये एक्स यहाँ पे स्केलर्स हैं, ई यहाँ पे वेक्टर्स हैं, और स्केलर्स और वेक्टर्स मिल के एलिमेंट्स बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, किसका, नॉर्म्ड एन स्पेस के एलिमेंट्स का एक सेट बना रहे हैं। तो ये हमने डिफ़ाइन कर दिया एलिमेंट को कि जो हमने नॉर्म्ड स्पेस एन में से एक एलिमेंट एक्स लिया है वो किस टाइप का है, वो उसकी शक्ल ऐसी होगी, वो इस फॉर्म में है हमारे पास। अब जो हमने एलिमेंट लिया है उसके ऊपर टी अप्लाई कर देते हैं। जो एक्स एन में से हमने एलिमेंट लिया उसके ऊपर जब लीनियर ऑपरेटर टी अप्लाई करते हैं, सिंस टी इज़ अ लीनियर ऑपरेटर सो डैट्स वाई। अगर आप लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन जानते होंगे, स्टार्ट वाले आपने थ्योरम्स भी प्रूव किए होंगे कि जब एलिमेंट के ऊपर, एक्स के ऊपर हमने टी अप्लाई कर दिया, तो एक्स के साथ जो भी चीज़ थी, स्केलर्स के ऊपर लीनियर ऑपरेटर कभी भी स्केलर्स पे अप्लाई नहीं होता, वेक्टर्स पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या था, स्केलर्स के तौर पे यूज़ हो रहा था, और जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे टी जो है वो वेक्टर्स पे अप्लाई होगा, स्केलर्स पे नहीं अप्लाई होगा। तो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई टी ई आई। बार बार बता रही हूँ, यहाँ पे एक्स स्केलर है, ई जो है वो बेसिस के एलिमेंट्स हैं, मींस वो वेक्टर्स हैं। अब इसके ऊपर हम नॉर्म्ड अप्लाई कर देते हैं, नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर भी जब नॉर्म्ड अप्लाई कर दी, ये सारा काम हम डेफिनेशन के थ्रू लेके चल रहे हैं, हम खुद से कुछ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ एक एलिमेंट डिफाइन किया था एक्स, एक्स के ऊपर लीनियर ऑपरेटर अप्लाई किया है। अब उसके ऊपर हमने नॉर्म्ड अप्लाई कर दी है। जब हमने नॉर्म अप्लाई कर दिया है तो हमने कहा कि ये वाला जो रिलेशन है ये लेस देन हो जाता है इस रिलेशन से। यहाँ पे जब नॉर्म्ड स्केलर के ऊपर आती है तो वो मोड की शक्ल में हो जाती है। हमेशा ये बात याद रखनी है, स्केलर्स के ऊपर कभी भी नॉर्म्ड नहीं लगती, बल्कि जब वो नॉर्म स्केलर के ऊपर अप्लाई होती है तो वो मोड की शक्ल में आ जाती है। समेशन फ्रॉम आई 1 टू एन एक्स आई, मोड ऑफ एक्स आई नॉर्म्ड। अब नॉर्म्ड किस पे आएगी, स्केलर पे, सॉरी वेक्टर्स पे। टी जो लीनियर ऑपरेटर था उस पर, और ई आई, नॉर्म्ड ऑफ टी ई आई, ये नॉर्म्ड की शक्ल में हो जाएगा। और ये वाला रिलेशन जो है ग्रेटर देन है दिस से। अब ये रिलेशन आगे किस शक्ल में आएगा, टी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू इस चीज़ को, नॉर्म्ड ऑफ टी ई आई को हमने किसका नाम दे दिया, बी का, ये साथ में लिखा हुआ है सुप्रीमम, यानी कि इसकी जो सुप्रीमम टर्म होगी, सुप्रीमम आई फ्रॉम 1 टू एन नॉर्म्ड ऑफ टी ई आई इज इक्वल टू किसके, बी के। और ये वाला रिलेशन एज इट इज़।
ये हमारे पास रिलेशन एज इट इज़ रह गया। नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स लेस दैन इज इक्वल टू बी समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। बी यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट टर्म यूज़ कर लिया है। बी कहाँ से आया? इस वाली चीज़ से। मीन्स ये जो नॉर्म ऑफ टी ई आई था इसको हमने बी का नाम दे दिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये कैसे बना है ये हम देखते हैं। ये एक लेमा जो मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा एक लेमा लिखा है जिसका रेफरेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। मीन्स ये टर्म ये इस तरह कैसे बनी। लेट एन बी अ नॉर्म्ड स्पेस। एन जो है एक नॉर्म्ड स्पेस है, बी अ नॉर्म्ड स्पेस एंड फ्रॉम x1 to xn, ये एक सेट ले लिया है किसका? बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब आप पहले ही जानते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर्स का कैसा होता है। मीन्स एक ऐसा सेट है जो कि बेस है, जो कि किसी स्पेस को जनरेट करता है, किसी स्पेस की बेस है, इसलिए इस सेट को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और ये किसका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स? n का। देन देयर इज़ अ रियल नंबर c greater than 0 such that for all scalars from a1 to an, इन सारे स्केलर्स के दरमियान क्या रिलेशन बन रहा है? ए आई एक्स आई। वही बेसिस वाला रिलेशन है कि ये स्केलर्स हैं और ये वेक्टर्स हैं। ये वेक्टर्स के एलिमेंट हैं, ए आई स्केलर्स यानी फील्ड के एलिमेंट है, और इन दोनों का रिलेशन जो है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, इसके ऊपर नॉर्म अप्लाई किया है। ये वाला रिलेशन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है इससे। ये एज ए लेमा यूज़ हो रहा है। इसमें क्या उसने किया, जब ये समेशन स्केलर्स के ऊपर अप्लाई किया तो वो मोड की शक्ल में आ गया। समेशन को वेक्टर्स पे अप्लाई किया एक्स आई तो उसको उसने एक टर्म यानी सी कांस्टेंट का नाम दे दिया। यहाँ पे वही डेफिनेशन जो ऊपर हमने समझी थी कि एन एक नॉर्म्ड स्पेस है, ये उसका एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर्स का। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्यों है? क्योंकि ये उसकी बेस के तौर पे काम कर रहा है, ये इसको जनरेट कर रहा है। देन देयर इज़ अ रियल नंबर सी, कहते हैं वहाँ पे फिर एक कांस्टेंट नंबर सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा होगा कि स्केलर्स के लिए, जो स्केलर्स के साथ इसका लीनियर कम्बिनेशन बन रहा है उन सब से वो ग्रेटर है, लेसर है। मींस ये वाला जो कम्बिनेशन है ये ग्रेटर देन हो जाता है सी मल्टीप्लाई हो रहा है अब स्केलर्स के साथ। समेशन आई इज इक्वल 1 to n मोड ए आई। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इस थ्योरम में यूज़ किया है। नेक्स्ट देखें, जो हमने x एलिमेंट लिया था स्टार्ट में, नॉर्म्ड स्पेस का एलिमेंट x लिया था, उसके ऊपर हमने नॉर्म्ड अप्लाई कर दी। नॉर्म्ड ऑफ x इज इक्वल टू नॉर्म्ड समेशन i फ्रॉम 1 to n एक्स आई ई आई। अब यहाँ पे x जो था वो स्केलर था और ई आई क्या था? वेक्टर था। अब इसके ऊपर ये चीज़ यूज़ हुई है, यहाँ पे ए आई स्केलर्स थे तो ए आई के ऊपर समेशन जब अप्लाई हुआ तो वो मोड की शक्ल में आ गया। यहाँ पे एक्स आई स्केलर्स हैं तो इनके ऊपर जब नॉर्म्ड अप्लाई हुई तो वो मोड की शक्ल में आ गया। और ई आई यहाँ पे वेक्टर्स हैं और समेशन जब वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई होगा तो वो एक टर्म यानी एक नंबर कांस्टेंट की फॉर्म अख्तियार कर लेगा। समेशन आई फ्रॉम 1 to n ई आई नॉर्म्ड को हमने किस शक्ल में लिख लिया? सी, इस वाले लेमा को यूज़ करते हुए इसका रेफरेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई एक्स, यहाँ पे स्केलर थे तो जब इसके ऊपर नॉर्म्ड अप्लाई हुई तो ये मोड की शक्ल में आ गया। विच इम्प्लाइज डैट नॉर्म्ड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई। अब यही वाली चीज़ नेक्स्ट देखें, समेशन मोड ऑफ एक्स आई की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये सी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, हमारे पास सी इधर जाके डिवाइड हो गया। समेशन आई फ्रॉम 1 to n मोड ऑफ एक्स आई लेस देन इज इक्वल टू बी ओवर सी मोड ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। आप यहाँ पे बी ना भी लिखें, सिंपल इतनी ही चीज़ लिखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई हमारे पास। जो ऊपर 1 थी और 2 थी इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। 1 देखें हमारे पास क्या, ये वाली चीज़ लेस देन बी नॉर्म्ड ऑफ टी एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई। ये 1 थी और 2 हमारे पास बनी है जिसमें 2 में इसकी वैल्यू आ रही है तो 2 की वैल्यू उठा के इधर 1 में यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। तो ये देखें फ्रॉम 1 and 2, 1 ऊपर हमारे पास जो थी उसमें इस जगह पे वैल्यू ये पुट कर दी 2 की। नॉर्म्ड ऑफ टी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू बी और समेशन आई फ्रॉम 1 to x की 1 to n की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी नॉर्म्ड ऑफ x ओवर c। तो b ओवर c भी एक कांस्टेंट है तो इसको हम 1 ओवर c भी एक कांस्टेंट है, इसको मर्ज करके 1 ओवर c सिंपल एक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। विच इम्प्लाइज दैट नॉर्म्ड ऑफ टी एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1 ओवर c मोड ऑफ नॉर्म्ड ऑफ x। 1 ओवर c क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। तो हमारी डेफिनेशन फुलफिल होगी कि जब n के एलिमेंट x पे नॉर्म्ड अप्लाई कर लीनियर ऑपरेटर t अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट स्केलर एग्जिस्ट करता है नॉन ज़ीरो जो कि नॉर्म्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर ग्रेटर हो जाता है।
तो ये वाला बाउंडेड का रिलेशन हमने फुलफ़िल कर दिया, डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई होगी, हैंस टी इज़ बाउंडेड। उम्मीद है आपको थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ से ना समझ आया हो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।